हेलो दोस्तों, मैं रतन सैनी उड़ान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। यद्यपि भारत का संविधान संघात्मक है, फिर भी यहाँ नागरिकों को केवल भारत की ही नागरिकता प्रदान की गई है। किसी भी राज्य की नागरिकता प्रदान नहीं की गई है जहाँ वो व्यक्ति निवास करता हो। जबकि विश्व के परिसंघीय संविधानों जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इन देशों में राष्ट्रीय नागरिकता के अतिरिक्त उस राज्य की नागरिकता भी प्राप्त होती है जहां उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, किंतु भारत में एक नागरिकता उपलब्ध है, अर्थात संघीय भारत की ही नागरिकता उपलब्ध है, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक उल्लेख किया गया है कि भारत का नागरिक कौन है और किसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, अर्थात नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। इस अधिकार का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। इस अधिनियम में 1986 तथा 1992 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति की व्यवस्था भी की गई है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संविधान के प्रारंभ के बाद नागरिकता के अधिकारों से संबंधित सभी मामलों का निपटारा नागरिकता अधिनियम 1955 के उपबंधों के अनुसार ही किया जाना है, अर्थात वर्तमान समय तक भी नागरिकता से संबंधित विवादों का निपटारा 1955 के अधिनियम के द्वारा ही किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 में किया गया है। तो अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता को परिभाषित किया गया है, जैसे संविधान के प्रारंभ होने की तिथि पर वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय राज्य क्षेत्र का निवासी था, जो भारत में उत्पन्न हुआ हो या उसके माता पिता दोनों में से कोई भारत में जन्मा हो, अथवा संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष से भारत का निवासी रहा हो। जब से संविधान प्रारंभ हुआ उससे पूर्व से 5 वर्ष पूर्व से इसका नागरिक रहा हो, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, अर्थात विभाजन के समय जो नागरिक पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनको भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 6 में किया गया है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, अर्थात अनुच्छेद 7 में जो नागरिक भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और वो पुनः वापस लौट आए थे, उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 7 में उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान प्रवास कर गए थे, किंतु बाद में भारत लौट आए, अर्थात पाकिस्तान प्रव्रजन करने के बाद वे नागरिक पुनः भारत आ गए थे। अनुच्छेद 8 संविधान के इस अनुच्छेद में विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अर्थात विदेश में रहने वाले कुछ भारतीय मूल निवासी या भारतीय मूल के जो व्यक्ति विदेशों में रहते हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या पितामह में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत में जन्मा था और जो भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहा है उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे नागरिकता की प्राप्ति के लिए संबद्ध देश में भारत के राजदूत द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो।
अनुच्छेद 9, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली हो तो वह किसी उपबंध के अनुसार नागरिकता का अधिकार होते हुए भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 10, इस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों के बने रहने का प्रावधान है। किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से नहीं छीना जा सकता। इब्राहिम वजीर बनाम बम्बई राज्य 1954 के बाद में यह निर्णय हुआ था। अर्थात किसी नागरिक की नागरिकता संसदीय अधिनियम के द्वारा ही छीनी जा सकती है, अन्य विधि के द्वारा किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में प्रावधान किया गया है कि देश की राष्ट्रीयता के संबंध में संसद को परिभाषित परिस्थिति के अनुकूल कानून बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। कि अनुच्छेद 11 में उल्लेख किया गया है कि नागरिकता से संबंधित सभी प्रकार के कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। यह अनुच्छेद संसद को भारत की नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है कि भारतीय संसद नागरिकता प्रदान करने और नागरिकता से वंचित करने के सभी कानून बना सकती है। इसी अनुच्छेद के आधार पर नागरिकता अधिनियम, जिसमें नागरिकता के अर्जन तथा निरसन की व्यवस्था की गई है। अर्थात कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता से वंचित करना या नागरिकता प्रदान करना, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है या ऐसी शक्ति संसद को कौन से अनुच्छेद के द्वारा दी गई है, तो वह अनुच्छेद है 11। नागरिकता अधिनियम 1955। वर्तमान समय तक भी अगर नागरिकता से संबंधित जो भी विवाद आते हैं उनका निपटारा 1955 के अधिनियम के तहत ही किया जाता है। तो इस अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार हैं। नागरिकता का अर्जन, इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता निम्न 5 तरह से अर्जित की जाती है। पहला है जन्म द्वारा नागरिकता, इसको हम जन्मजात नागरिकता भी कह सकते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो उसे जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा, अर्थात वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। किंतु इस नियम के 2 अपवाद हैं। प्रथम, विदेश के राजनीतिक कर्मचारियों की भारत में पैदा होने वाले बच्चों को नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी, और द्वितीय, शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में पैदा होने वाले बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरी है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा। अर्थात 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिकों के बच्चे और उन लोगों के बच्चे जो भारत के नागरिक न होते हुए भी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा कर रहे हैं, वे इस उपबंध का लाभ उठा सकते हैं और पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बन सकते हैं। अर्थात संघ सरकार और राज्य सरकार में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके बच्चों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तीसरा है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। कोई भी विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है तथा प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक नहीं है, तो इसमें प्रथम सूची में वर्णित है पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक को सम्मिलित किया जाता है, भारत सरकार से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अर्थात पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक यहाँ रहकर भी नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। प्रथम है वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग करे। अगर कोई व्यक्ति देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने देश की नागरिकता का त्याग करे, तब भारत की नागरिकता उसे प्रदान की जा सकती है। दूसरा है संबंधित देश में निश्चित अवधि तक निवास। अर्थात भारत में यह अवधि 10 वर्ष तक तय की गई है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर भारत में 10 वर्ष तक निवास कर लेता है तो देशीयकरण के द्वारा
उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। तीसरा, सच्चरित्र होना, अर्थात उसका चरित्र अच्छा हो, उसे भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। आवेदन प्रस्तुत करने के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। अगर उसने नागरिकता के लिए प्रावधान किया है, आवेदन किया है, तो उसके बाद तक वह या उससे पूर्व तक 1 वर्ष तक वह भारत में रहा हो। 5 नंबर, संविधान में उल्लेखित किसी एक भाषा का ज्ञान, कि संविधान में उल्लेखित जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति अथवा मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो तो उसे उपयुक्त सभी शर्तों को पूरा किए बिना भी देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो इसके तहत भी कई नागरिकता प्रदान की जाती है। अगर वे विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति अथवा मानव विकास के क्षेत्र में अगर उन्होंने काम किया है तो उन्हें सभी नियमों को छोड़कर के भी नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। 4 नंबर है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वह पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह निम्न शर्तों को पूरा करता हो। प्रथम, आवेदन करने के कम से कम 7 वर्ष पूर्व से भारत में रहता हो, अर्थात आवेदन करने से पूर्व उसे 7 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है। दूसरा, वे स्त्रियां जो भारतीय नागरिक के साथ विवाह कर लें, जो विदेशी स्त्रियां जो भारतीय नागरिकों के साथ विवाह कर लें या भारतीय व्यक्तियों के साथ विवाह कर लें, उन्हें अपने आप नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। राष्ट्रमंडल के राज्यों तथा आयरलैंड के वयस्क और स्वस्थ बच्चों को भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। 5वां है अर्जित भूभाग के विलयन द्वारा भी नागरिकता। अगर कोई क्षेत्र भारत में मिला लिया जाता है तो भारत की नागरिकता उन क्षेत्र के निवासियों को अपने आप प्राप्त हो जाती है। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। गोवा, दमन एवं दीव, पांडिचेरी तथा सिक्किम के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को इसी आधार पर नागरिकता प्राप्त हुई थी, अर्थात गोवा, दमन एवं दीव, पांडिचेरी तथा सिक्किम ये राज्य क्षेत्र भारत में सम्मिलित हुए थे, तो इस क्षेत्र के निवासियों को अपने आप भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई, अर्थात विलय क्षेत्र के आधार पर इन व्यक्तियों को नागरिकता दी गई थी। नागरिकता की समानता, कि भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है तो नागरिकता से वंचित करने का उल्लेख भी किया गया है। तो किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किस प्रकार किया जा सकता है, तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर सकता है उसी प्रकार कुछ विशेष परिस्थितियों में वह अपनी नागरिकता खो भी सकता है, अर्थात जिस प्रकार से वो प्राप्त कर सकता है नागरिकता उसी प्रकार वह नागरिकता खो भी सकता है। सामान्यतः निम्न नियमों के तहत नागरिकता का लोप हो जाता है, अर्थात निम्न नियमों के तहत व्यक्ति की नागरिकता का लोप हो सकता है। प्रथम है परित्याग द्वारा। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो वह स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को त्यागने की घोषणा कर सकता है, अर्थात कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वह अपनी इच्छा से ही भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है। दूसरा है समाप्तिकरण द्वारा, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत में नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तीसरा है वंचित करने पर। कई बार भारतीय सरकार के द्वारा भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति ऐसे कोई कार्य करता है जिससे भारत सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है, तो वो वंचित करने के तरीके निम्न प्रकार हैं। भारत सरकार आदेश द्वारा किसी भी नागरिक को नागरिकता से वंचित कर सकती है। नागरिकता से वंचित करने के आधार निम्न प्रकार हैं। प्रथम है गलत या धोखे से नागरिकता प्राप्त करने पर। जब कोई व्यक्ति
गलत तरीके से गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर अगर वह नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। दूसरा है संविधान के प्रति निष्ठाहीनता प्रदर्शित करने पर। संविधान के प्रति निष्ठाहीनता प्रदर्शित करने पर भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तीसरा है युद्ध के समय शत्रु की सहायता करने पर। अगर कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान शत्रु देश की सहायता करता है तो उस व्यक्ति को भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत से लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहने पर अगर कोई नागरिक या कोई व्यक्ति भारत से बाहर 7 वर्ष तक लगातार बाहर रहता है तो उसकी भी नागरिकता रद्द कर दी जाती है। भारतीय महिला द्वारा विदेशी नागरिक से विवाह करने पर अगर कोई भारतीय महिला है जो किसी विदेशी नागरिक से विवाह कर लेती है तो उसकी नागरिकता भी रद्द कर दी जाती है। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अर्थात भारत में एक ही नागरिकता दी गई है। भारत में एकल नागरिकता है अर्थात देश के किसी भी भाग में रहने वाले को भारत की ही नागरिकता प्राप्त है। राज्यों की नागरिकता का प्रावधान नहीं है, अर्थात भारत में राज्य की नागरिकता का प्रावधान नहीं है, केवल भारत संघ की नागरिकता प्रदान की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इसके प्रावधान इस प्रकार हैं। प्रथम है जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। जैसे जिनके माता पिता में से कोई एक पहले भारत का नागरिक रहा हो उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि जन्म के आधार पर नागरिकता भारत में नहीं दी जा सकती, क्योंकि विदेशी नागरिक भी भारत में निवास करते हैं और उनके भी यहाँ पर बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। उनको जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती, उनके माता पिता में से एक भारतीय होना जरूरी होता है। दूसरा है देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करने की शर्त या अवधि 5 वर्ष थी, उसे बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। दूसरा, इस संशोधन अधिनियम के पश्चात भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, अर्थात इस अधिनियम के द्वारा विदेशी महिला जब किसी भारतीय व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, इस संशोधन विधेयक के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो इस संशोधन विधेयक के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। इससे पूर्व भारत से बाहर पैदा हुए बच्चे को केवल उसी स्थिति में भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो, अर्थात अगर जब पिता भारतीय हो उस स्थिति में पहले नागरिकता दी जाती थी, लेकिन 1992 के अधिनियम के द्वारा अगर माता भारतीय है तो भी उस बच्चे को नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार प्रवासी भारतीयों व विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। यह विधेयक लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया, अर्थात भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में निवास कर रहे हैं उनके लिए नागरिकता प्रावधान करने के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को तैयार करवाया गया। ओवरसीज सिटीजनशिप OCI, अर्थात भारत सरकार ने जनवरी 2005 में ओवरसीज सिटीजनशिप योजना की घोषणा की। इस योजना का लाभ भारतीय मूल के वे सभी लोग ले सकते हैं जो 26 जनवरी 1950 के पश्चात प्रवासी बने और जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, अर्थात ओवरसीज सिटीजनशिप के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले व्यक्तियों को या प्रवासियों को
नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त अन्य देशों में निवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान कर दी जा सकती है, परंतु उन्हें ओवरसीज सिटीजनशिप तभी प्रदान की जाएगी जब उनका देश स्थानीय कानूनों के तहत दोहरी नागरिकता को स्वीकृति प्रदान करता हो, अर्थात जिस देश में वो निवास कर रहे हैं उनके देश दोहरी नागरिकता को स्वीकार करता हो। ओवरसीज सिटीजनशिप प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत का नियमित नागरिक नहीं बनता है। वह न तो भारतीय पासपोर्ट हासिल कर सकता है और न ही उसे वोट डालने का अधिकार होगा। तो ओवरसीज सिटीजनशिप के तहत वोट डालने का अधिकार, भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार और न ही संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति केवल भारत आ जा सकता है। अगला है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड PIO। PIO स्कीम 1999 में आरंभ की गई थी। भारत सरकार ने पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम को अगस्त 2002 में संशोधित किया है, जिसका उद्देश्य अपनी जड़ों की ओर लौटने की यात्रा को अधिक सरल, आसान, लचीला और पूर्ण रूप से समस्याओं से मुक्त बनाना है। PIO कार्ड के लिए कौन से व्यक्ति पात्र हैं? तो इसमें देखिए, वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति का पति या पत्नी हो, या तो भारतीय नागरिक हो या भारतीय मूल के व्यक्ति का पति या पत्नी हो, उन्हें यह कार्ड जारी किया जा सकता है। दूसरा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कभी भी भारतीय पासपोर्ट का धारक रहा हो या वह उसके माता पिता, दादा, परदादा का जन्म 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित भारत और अन्य क्षेत्रों में हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी भी भारतीय पासपोर्ट का धारक रहा हो या उसके माता पिता, दादा, परदादा का जन्म 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित भारत व उसके राज्य क्षेत्र में हुआ हो, उन्हें भी यह कार्ड जारी किया जा सकता है। नागरिकता से महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात नागरिकता से संबंधित कंपटीशनों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार हैं। प्रथम है, नागरिकता व सामाजिक वर्ग पुस्तक किस लेखक की है? तो इसमें देखिए, प्रथम में दे रखा है, प्रथम ऑप्शन में ओल्गा टेलिस्की, दूसरा TH मार्शल की, तीसरा दलाई लांबा की और चतुर्थ है उपयुक्त सभी की। तो यह पुस्तक नागरिकता व सामाजिक वर्ग पुस्तक TH मार्शल की है। तो इसका उत्तर क्या होगा? TH मार्शल। दूसरा क्वेश्चन है, मार्शल नागरिकता के कितने प्रकार के अधिकारों को अपने नियम में शामिल करते हैं? तो मार्शल 3 प्रकार के नियमों को शामिल करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तीसरा है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है।